हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी पॉडकास्ट। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यंग लड़के से जो सिर्फ 19-20 साल की एज का है, जिसने करोड़ ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर दी है अपनी कंपनी से। उनकी एक कंपनी है एडिमाइज नाम की, जो डिजिटली काफी सारे काम करती है। ही इज अ ड्रॉप आउट, बट उसने फिर भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी है। इवन ही हैज वर्क विद MBA चाय वाला। सो कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई इतने यंग एज में, कैसे उसने करोड़ ऑफ रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया। प्लस ही हैज ऑल्सो डन टेड टॉक, जोश टॉक, जो रिसेंटली भी आया था 5 दिन पहले ही, जिसपे 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए हैं बस 5 दिन के अंदर। बेसिकली ही हैज गुड नॉलेज जो आपके भी काम आएगी। आप जरूर देखना, डिटेल में आज बात करने वाले हैं और आपको काफी सारी बातें सीखने मिलने वाली है। प्लस अगर आप ये सारे पॉडकास्ट को सबसे पहले एक्सक्लूसिवली 1 हफ्ते पहले देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से जाके आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना। उस ऐप में हम सबसे पहले हमारा पॉडकास्ट डालते हैं, तो वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से सारे पॉडकास्ट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स है जिनका नाम है आर्यन त्रिपाठी जी। वो उनकी स्टोरी क्या है, मैं सबसे पहले तो स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स को जानने में इंटरेस्ट होगा कि आपकी स्टोरी कहाँ से, आप कैसे स्टार्ट किया आपने। आपकी एज काफ़ी यंग ही है, आप काफ़ी यंग एज के हो मुझे जहाँ तक पता है। तो भाई थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो अगर दे सकते हो कुछ। अभी मेरी एज 19 ईयर्स है। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा हूँ, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एडिमाइज के नाम से। बहुत जगह फीचर हो चुके हैं एज ए बेस्ट फेसबुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ द 2021 ऑफ द इंडस्ट्री। और अभी उसकी वैल्यूएशन कुछ 10 करोड़ रुपए की हमारा अभी निकल के आया। प्लस हम फ्यूचर में अभी सैस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जितनी भी एडवर्टाइजिंग के लिए हमें जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज, उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे उसको फास्ट बना सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो अगले 1-2 महीने में हम उसको भी लॉन्च करने वाले होंगे। ये एक छोटा सा इंट्रो है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं भाई, अपने बारे में थोड़ा सा और बता दो। मतलब मेरे को ये भी पता चला आपने ड्रॉप आउट लिया शायद से। हाँ, तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर मैंने ज्वाइन करा था, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। पढ़ाई में मैं अच्छा था, बट 11th क्लास से ही मैं थोड़ा इसमें आ चुका था। अगर मैं पूरा स्टार्टिंग से थोड़ा जर्नी स्टार्ट करूँ, एक शॉर्ट में बताता हूँ। स्टार्टेड ऐसा यूट्यूबर, और सबसे बड़ी कहानी हम दोनों की ये जुड़ी हुई है कि जो पहली वीडियो तो मैंने अपना इंट्रो बनाया था यूट्यूब से सीख के, वो डाला था। दूसरी वीडियो 1 सेकंड की वीडियो थी, मैंने उसको जस्ट डाउनलोड करा था। जो आपने बोला था वो मैंने वॉइस ओवर दिया, मैंने उसको एडिट करा, और सेकंड वीडियो मेरी थी, और उसको मैंने अपने पूरे स्कूल में दिखाया। जितने भी बंदे थे, मेरी वीडियो वो लोग बहुत वो थे कि वो कैसे करा। तो हम लोगों का एक अच्छा सा, मतलब 7-8 साल हो गए इसको, 7-8 साल पुरानी बात है ये वाली। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा इसका, मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा इसका, आप वीडियो में लगाइएगा। स्टार्टेड एज अ यूट्यूबर, देन उसके बाद यूट्यूब पे करते करते मोर देन 300 वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे ये पता चल गया था यार कि जो एक्चुअल में पैसा कमा रहा है ना, वो एक यूट्यूब क्रिएटर नहीं है। अगर आप देखोगे, मतलब यूट्यूबर भी कैसे पैसा कमाता है, जब उसके पास एक ब्रांड डील आती है या फिर एक उस पर ऐड चलता है। ऐड किसका चलता है? एक ब्रांड का चलता है। तो अब जो ब्रांड है वो इतना पावरफुल है कि वो 45% यूट्यूब रख दे रहा है, जो 55% बच रहा है वो क्रिएटर रख ले रहा है। उसके बाद भी जो अपना ब्रांड है, वो जो प्रोडक्ट है वो भी डिलीवर कर दे रहा है, प्रोडक्ट भी दे दे रहा है, उसके बाद वो प्रॉफिट कमा ले रहा है। मुझे एट द एंड ये पता चल गया कि यार मुझे अगर सबसे अमीर आदमी बनना है तो मेरे को कुछ बेचना पड़ेगा, या तो वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है। फिर मुझे ये भी पता चला, फिर मैं और इंडस्ट्री में घुसा, फिर मैं विवेक सर की बहुत सारी वीडियोस देखने लगा बिजनेस के बारे में। तो धीरे धीरे पता चलता गया कि यार प्रोडक्ट बिजनेस अगर आपको ओपन करना है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत हाई होगा। तो मैंने फिर सर्विस बिजनेस से स्टार्ट करा। तो मैं वीडियो एडिटिंग करता था, तो 200 रुपये मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए मिलते थे। तो मैं मतलब 2 दिन बाहर रहता था, सैटरडे संडे बाहर रहता था। भैया का जो मतलब पैसे देते थे उनका कैमरा रहता था, तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा था कैमरा चलाना भी। तो मुझे 2 दिन बाहर रहना रहता था, मैं वीडियो शूट करता था। अगले 5 दिन में उस जो भी शूट करा उसकी एडिटिंग करता था। तो ये 7 दिन के मुझे 200 रुपये मिलते थे। तो ये मेरी फर्स्ट बोल सकते हो सर्विस बिजनेस था जिसको मैंने स्टार्ट करा। फिर सर्विस बिजनेस को करते करते मेरे को ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिला एक कोर्स का। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इस टाइम तक, क्योंकि मैं जो टेक वीडियोस डालता था, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी थी, तो अब चेंज करना था। तो एक यूट्यूब कंपाइलेशन चैनल आता है, अब थोड़ी यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई है। फिर तो उसमें क्या रहता था कि बहुत सारी एक क्लिप्स रहती ना, जैसे फ़नी मोमेंट्स है बच्चों के। हमने 10-10 सेकेंड के रहते हैं, उन सबको कंपाइल करा और सबको लगा के हम 10 मिनट की वीडियो बना देते थे, और वो बहुत वायरल होती थी। तो ऐसे करके मैंने एक मेरा GTA 5 का चैनल था जिसको मैंने 10,000 सब्सक्राइबर कर लिया था स्केल।
तो एक दिन मेरे को रात को ईमेल आया कि आई वांट टू बाय योर चैनल। तो उस टाइम वो यूट्यूब हैक वाला सिस्टम नहीं चलता कि आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, आपको ये सॉफ्टवेयर का इंट्रो करना है और जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे आपका डेटा चले जाता है। तो मुझे लगा अच्छा, ये तो मेरे को पता भी नहीं था। नहीं, ये बहुत सारे जितने भी अभी यूट्यूबर्स जाते हैं ना, वो सबसे बड़ा कारण उनका यही रहता है कि उनको एक स्पॉन्सर ईमेल आता है कि वी आर रेडी टू गिव यू दिस मच अमाउंट, और वो लालच के कारण क्लिक कर देते हैं, वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और एकदम से पूरा जितना भी आपके पीसी का डेटा है वो पूरा चला जाता है। तो ये अच्छा, हाँ, तो राइट मेरे को नहीं, मैं तो कोई भी भाई अननोन इसीलिए ना, ये ब्रांड डील्स के टाइम में ना एक थोड़ा सा वो हेजिटेशन हमेशा होता है, और मैंने अपनी टीम को बोल के भी रखा है कि कोई अननोन लिंक आती है, हाँ, क्लिक ही नहीं तुमको जरा भी उसके ऊपर है ना लिंक पे भी क्लिक मत करो। कोई वेबसाइट अगर तुमको लग रही है ना, तो जाके गूगल पे सर्च मार लो वो वेबसाइट के बारे में, उसके बारे में। और ये एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया, ये कई बार ना ये यूट्यूबर्स लोग डरते भी है, इसलिए मैं खुद भी मतलब कई बार है ना ब्रांड डील्स का आता है, और कई बार टू गुड टू बी ट्रू लगता है ऐसी चीजें, तो वो तो मुझसे पहले ही दूर हो जाता है कि यार इतना थाउजेंड्स ऑफ, हाँ वो बोलेंगे इतना थाउजेंड्स ऑफ डॉलर दूंगा एक इंटीग्रेशन का, मैं समझ जाता हूँ भाई ये फेक वाले बंदे, ये लोग से दूर ही रहना है। बढ़िया। तो मेरे को भी जब वो ईमेल आया कि आई वांट टू बाय योर चैनल, तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, तो मैंने मजाक में उसको लिख दिया $900, मतलब मैं $900 में तुम्हें चैनल सेल कर दूंगा। उसने मेरी पेपाल आईडी पूछी, रात के 2-3 बज रहे थे, और एकदम से मेरा मतलब वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और एकदम से मेरे पेपाल अकाउंट में $900 आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति अभी $200 कमा रहा था, और उसके पास कम से कम 60-70 हज़ार रुपये थे उसके अकाउंट में, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा ये खतरनाक हैकर है यार, ईमेल भी आ गया पेपाल ऑफिशियल ईमेल से, तो थोड़ा टेकी पर्सन था तो मैं सब देख रहा हूँ ये ऑफिशियल ईमेल से आया है कि नहीं आया। तो मैं ऑफिशियल ईमेल देख रहा हूँ, अपना पेपाल अकाउंट रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको चैनल दिया। अब क्योंकि इस टाइम तक बिजनेस वीडियोस बहुत देख ली थी, तो मैंने कहा अब सेल कर दे इसको, तो मैंने वीडियो एडिटिंग इसको सर्विस अब सेल करी कि उसने पूछा कितने लोगे, तो मैंने ऐसी मजाक में बोला $50। मतलब ये अपने आप ही खेल चलता जा रहा था, तो बस मैं अच्छा हाँ, तो कभी एक बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि आप छोटा मत सोचो, एक वाली चीज़ थी कि अगर मेरे को कितना लगता है यार, मैं $200 में एक हफ्ते के लिए वीडियो बनाता था, और इसमें कंपाइलेशन चैनल में मुश्किल से 3-4 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने तब भी उसको $50, मतलब आप समझ लो $3,500 के करीब उसको पिच करा। तो उसने बोला इतना तो नहीं दूंगा, मैं $30 तक पिच कर दूंगा। तो $30 भी एक मतलब 1-2 घंटे के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको $2500 मिल रहे हैं। तो फिर मैंने क्या करा था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो वीडियो एडिटिंग में थे, यूट्यूबर में बन गए थे, तो मैं उनको 200-300 रुपीज़ देता था, और मेरा एक मार्जिन रहता था 1500-1800 रुपीज़ वो मेरा रहता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 2-3 लाख रुपए कमा लिए थे। बट कहानी यहाँ पे रुकी नहीं थी। यहाँ पे सबसे बड़ा कारण मेरे को ये लगा कि यार इस बंदे से मैं जैसे ही पैसे का बोलता हूँ, उस बंदे ने आज तक डिले नहीं करा। जैसे ही बोला कि भैया इतने पैसे, मतलब वो तो यूएस का था, भैया मेरे मुंह से निकल रहा है, जैसे नाम था उनका, तो जैसे ही बोलो वैसे ही पैसे भेज देते थे। तो मेरे को एक अंदर से क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या पैसा है, कहाँ से आ रहा है। तो मैंने जस्ट उनसे पूछा कि क्या करते हो, कैसे, मतलब इतना पैसा। तो उन्होंने बोला ड्रॉप शिपिंग है। तो मैंने कहा मुझे सीखना है। तो उन्होंने बोला एक काम करो कि आप मेरा कोर्स एडिट करो, मतलब मेरा कोर्स भी एडिट हो जाएगा और आप भी सीख जाओगे। तो उस कोर्स को एडिट करते करते, उस टाइम तक मेरी इतनी इंग्लिश मजबूत भी नहीं थी, बट तब भी मैं सीखता गया उससे। इंग्लिश में एक आप बोल सकते हो ड्रेस्टिक चेंज भी आया। सो एक वो कहावत रहती है ना कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, हम डरते हैं लें कि नहीं लें, आपको ले लेना चाहिए और बाद में सीख लेना चाहिए उसको। तो वो वाला काम मैंने करा कि मैंने कहा नहीं आती इंग्लिश, क्या हुआ देखेंगे, कट लगाए। तो ऐसे करके मुझे 1 महीना लग गया, बट 1 महीने में मैं ड्रॉप शिपिंग सीख गया था। ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, व्यूवर्स को मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप एक वेबसाइट बनाते हो शॉपिफाई पे, शॉपिफाई से फिर आप alibaba.com है और ये जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये माइक पहना हूं ना मैं, तो यहाँ पे अपने इंडिया में मान लेते हैं हम 1000 रुपये का मिल रहा है, बट चाइना में ये मुश्किल से 30 या 40 रुपये का होगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस रहता है। तो हम लोग यूएस में सेल करते थे। तो मैं एक वेबसाइट बनाता था शॉपिफाई पे, वो जो 30 रुपये का माइक है, XYZ कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको हम 5x 10x पे लिस्ट कर देते थे। देन हम उसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते थे। ऐसा कोर्स में अभी तक मैंने सीखा था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, वो भी थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, जैसे अपने दिशान भाई हैं, तो उनको मैंने कुछ XYZ अमाउंट दिया और ये स्टोरी डालेंगे कि आप ये कर लीजिए। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर करता था। तो अब मैं सीख चुका था। अब इस टाइम तक मेरे पास 2-3 लाख रुपए थे। अब 2-3 लाख रुपए से क्या करा कि मैंने भी चालू कर दिया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। और मेरे को लगा इतना इजी है, क्योंकि मैं कोर्स जब एडिट कर रहा था ना, तो मेरे को इतना इजी लग रहा था कि वो बंदा ऐसे सिखा रहा था। आज वो 2 लाख रुपए लगाता था, उसके 4 लाख रुपए हो जाते थे। डॉलर और रुपए में कंफ्यूजन बार बार हो रहा है। तो 2 लाख रुपए लगाया। मैं वर्जन इंडिया में को बता रहा हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाओ। तो 2 लाख रुपए उसने लगा, उसके 4 लाख रुपए हो रहे हैं। तो मतलब उसका पैसा डबल होते जा रहा था। इतना ऐसा कोर्स में दिखा था, पता नहीं वो रियल था क्या था, मैंने एडिट करा था। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस था
कि क्या हो रहा है, ये तो पैसा डबल हो रहा है। तो मैंने पूरे सपने देख लिए थे कि हो गया, आज मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 3-4 दिन में मेरे पास 5-10 लाख रुपए होंगे, उससे मैं कार लूंगा, फिर मैं पैसे लगाऊंगा, उससे मैं घर लूंगा, और पूरा सपना सेट है। और ये 11th क्लास की बात चल रही है, बट उसका उल्टा ही होता है, पूरा उसका उल्टा ऐसा होता है कि जो मैंने पूरा पैसा लगाया वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, 2 लाख रुपए में 1,90,000 बिल्कुल अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो मैंने इतना पे करा था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अलग अलग मीम पेजेस पे, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स पे, और मेरे को सिर्फ 1,500 रुपये की सेल आई थी। तो वो मतलब एकदम से यूं जा रहे थे और एकदम से ऊपर गया और एकदम से नीचे आ गए, बिल्कुल बॉटम हिट कर लिया। सो यहाँ पे लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिली मुझे कि यार रिस्क तो मतलब कुछ है ही नहीं। अगर मैंने आज 11th क्लास का बच्चा अगर घुमा, मतलब 2-3 लाख रुपए थे उसके पास, वो चले गए, तो क्या हो गया मेरे पास आज भी घर है, मेरे पास आज भी खाने पीने का सब सुविधा है, मेरे घर वाले मेरी केयर कर रहे हैं। तो वहाँ से एक पूरा माइंडसेट चेंज हो गया कि आज के बाद रिस्क तो हमेशा ऐसे बिल्कुल हर कदम मेरा रिस्क पे होना चाहिए, कि क्या है घर वाले हैं तो हमारा हर कदम एक उस पे है कि मैं हर जितना भी लेता हूँ अब सब रिस्क रिस्क रिस्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो भी रहता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आप जितना रिस्क लेते हो उतना आपको हाई अवार्ड मिलता है, मतलब हाई रिजल्ट मिलता है उसका। तो एजुकेटेड रिस्क बोल सकते हो आप इसको, एजुकेटेड एंड कैलकुलेटेड रिस्क। तो वो वहाँ पे मुझे एक सबसे बड़ी सीख मिली, बट मैंने उस ड्रॉप शिपिंग को नहीं छोड़ा। वहाँ पे मैंने अपने अंदर एक वो लिया कि यार अगर मैंने इसको आज छोड़ दिया तो मैं अपने आप में फेलियर बोलूँगा। फिर मैं यूट्यूब पे लग जाता हूँ, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट सेल करने के, यूएस में प्रोडक्ट सेल करने के क्या क्या तरीके हैं। फिर मेरे को फेसबुक एड्स के बारे में पता चलता है। फेसबुक एड्स में बहुत सारी वीडियो, मतलब पूरा 1 महीना फेसबुक एड्स, दिन रात सिर्फ मैं फेसबुक एड्स देखा करता था। फेसबुक एड्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे 5 लोग हैं, 5 क्रिएटर है, 5 क्रिएटर अपनी अलग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, किसी के लिए कुछ काम कर रहा है, किसी के लिए कुछ काम कर रहा है। तो कोर्स, जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर वीडियोस बनाते हैं, तो वो अपना प्रोस्पेक्टिव बताते हैं। तो मैं सबका देख रहा था कि अच्छा इनका ये, इनका ये, इनका ये। तो फिर जो कंबाइंड लर्निंग मिली मुझे उससे, वहाँ से मेरी वापस जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने धीरे धीरे मेरे को सेल आने लगी, मैं 2-3 हज़ार रुपये पर डे सेल करने लगा। फिर मैं उस स्टोर को सेल कर दिया करता था। तो ऐसे मैं कैश रिच बनता गया। एक कंपनी, बहुत आजकल कॉर्पोरेट और स्टार्टअप वर्ल्ड में कैश रिच होना बहुत ज़रूरी है। कि होता क्या कि बहुत सारे लोगों को फंडिंग मिल जाती है और वो फंडिंग जला रहे हैं, बट वो कैश रिच नहीं है, जो उनको पैसा इतना आ ही नहीं रहा है जितना वो जला रहे हैं। तो वो वहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैश रिच बनना है। तो मैंने अपना एसेट बिल्डिंग करी। तो मैं क्या करता था, जैसे ही स्टोर बनी, $1,000 सेल हुई उसकी, मैंने अपने दोस्तों को ही बेच दी वो स्टोर, और मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो उन लोगों को भी पैसा कमाया, मेरे पास भी पैसा आ गया, तो हमारे लोगों की विन विन सिचुएशन हो गई। सो ये ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा खासा जर्नी चली, जहाँ से मैंने फेसबुक एड्स मास्टरी करी, जो मेरा कोर है। देन उसके बाद एक टिकटॉक चल रहा था हमारे यहाँ इंडिया में। तो टिकटॉक में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बूम कर रही थी। कैसा कि पेप्सी हुआ, कोई भी XYZ कंपनी हुई, वो बजट निकालती थी एजेंसीज के लिए 5-6 लाख रुपए का। वो 5-6 लाख रुपए के उससे वो मुश्किल से 2 या 3 लाख रुपए एक्चुअल इन्फ्लुएंसर को जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। लोग टिकटॉक पे क्यों कर रहे थे, बस उनको वीडियो बनानी, फेमस हो रहा, और उनको पता चलता अच्छा से पैसे भी कमा सकता हूँ। सो वो बहुत इनिशियल था, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन थे। आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का 20-30% मार्जिन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन टू एजेंसीज कौन सी है। जो अभी ब्रांडेड एजेंसी है जिनको आप जानते होंगे, वो 30% चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे मैंने बोला मेरे को एजेंसी चालू करनी। तो मेरा एक सब्सक्राइबर था रिंकू, मैंने रविंद्र को कॉल करा, रिंकू मैं बोलता हूँ, उसका नाम रविंद्र है, कि एक नाम ढूंढना है। तो मेरे चैनल का नाम टेक ऑप्टिमाइजर था, तो टेक ऑप्टिमाइजर का डोमेन नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से फिर हम बैठे हुए हैं, हम नाम सोच रहे हैं, तो ये आया कि हमको ऐड को ऑप्टिमाइज करना है। तो दैट्स हाउ एडिमाइज नाम निकल के आया। फिर हम एडिमाइज एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी थी, बट हमने आज तक अभी तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी नहीं, क्योंकि उस टाइम जब बहुत इनिशियल फेज था मेरा, तो मेरे को ब्रांड मिले ही नहीं। क्रिएटर्स थे मेरे पास मेरे को ब्रांड्स ही नहीं मिले। तो फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद पता चला यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपनी चीज़ नहीं है। फिर मैंने फेसबुक एडवर्टाइजिंग चालू करी। तो स्टार्टिंग ऐसी हुई कि मैं फेसबुक सर्विस सेल करने लगा। तो लोगों को 20,000 रुपीज़ में मेरे को अभी भी याद है, फर्स्ट मेरे क्लाइंट थे एस्ट्रो अरुण पंडित, जो कि आज महीने का कुछ 60-70 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो उस टाइम मेरी भी स्टार्टिंग स्टेज थी, उस टाइम उनकी भी स्टार्टिंग स्टेज थी। उनका ऐसा कहना था कि यार जो मैं आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ ना, ये एक रिस्क ले रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी खाली हो रहा हूँ। तो उनने भी रिस्क लिया था और मेरे भी फर्स्ट क्लाइंट थे। तो हमने बहुत अच्छे डिलीवर करे रिजल्ट, उनके साथ काम करा। आज उनके कुछ 6-7 लाख फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे, तो एक बहुत अच्छा करा। तो वहाँ से वो 20,000 रुपीज़ की जर्नी स्टार्ट हुई। देन हमने MB चाय वाला क्लोज करा, कॉन्कर वर्ल्ड क्लोज करा,
ऐसे करके हमें कुछ नामी जामी जो नाम हैं वो क्लोज करते गए। अभी मतलब कल हमारी पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो पाई प्रफुल्ल भैया के ऑफिस में ही थे तो इधर उधर रहा। तो MBA चाय वाला के साथ आपने किसका नाम लिया? प्रफुल्ल भैया अपने कॉन्कर वर्ल्ड, अरविंद भैया। अच्छा, अरविंद भाई के साथ भी आप कर रहे हो उनके एड्स चला रहे हो? जी। तो जब आप अरविंद भैया की पॉडकास्ट ले रहे थे ना, तो जब वो टीम को इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो वहाँ पे मैं ही बैठा हुआ था। तो एक बार हम ऐसे ही मिल चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा फेस याद होगा 1-2% आपको। राइट। सही है। हम लोग मतलब हाँ, ये मैंने कल भी हमारी बात हो रही थी तो मालूम पड़ा कि हम लोग बहुत बार मतलब जैसे अरविंद भाई से हो चुकी है बात और आयुष भाई से भी हुई थी अभी रिसेंटली, तब भी आप बीच में थे। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे लेकिन बस बात नहीं हो पा रही थी। पूरे सर्कल में पूरे फैले हुए, आशुतोष भैया हैं, अरविंद भैया हैं, प्रफुल्ल भैया, सब जगह अपन फैले हुए हैं, जस्ट हम डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं थे, अब हम डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए। ऐसा वेरी नाइस भाई। मैंने आपकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, बहुत सारे लेसन है यहाँ पे मेरे को लगता है व्यूवर्स को सीखने के लिए कि कैसे आपने स्टार्ट किया। तो आपने प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ऑब्वियसली 2 तरीके होते हैं ना, प्रोडक्ट बनाओ सर्विस बनाओ। तो सर्विस आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हो और फिर सर्विस दे दे के आपने कैसे धीरे धीरे आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था वो कैसे मिला था आपको? फर्स्ट क्लाइंट एक्चुअल में मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ बट एक मैंने कोर्स बनाया था क्योंकि मेरे को फेसबुक एड्स आ चुका था तो मेरे को प्रोडक्ट बिजनेस में जाना था। मैं अभी तक सर्विस बिजनेस में था तो मेरे को प्रोडक्ट करना था। तो प्रोडक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है। सो डिजिटल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं लगता क्योंकि आपको उसका इन्वेंट्री कॉस्ट भी नहीं देना, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट भी नहीं देना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोर्स बेचना है तो मेरे को एक ही कोर्स में 100 लोग को बेच सकता हूँ बट वहीं पर मुझे स्केलेबिलिटी है और मेरे को एक पेन बेचना है तो मेरे को 100 पेन लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मेरे को प्रोडक्ट बिजनेस में जाना है। सो इसमें भी एसेट लाइट मॉडल क्या है जिसको हम MVP बोलते हैं, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे क्या हो सकता है, तो मैंने एक कोर्स बनाया फेसबुक एड्स का। तो मैंने फेसबुक एड्स के एड्स चालू करे बहुत वो मतलब आज तक 35,000 लोग उस कोर्स में इनरोल्ड हो चुके हैं। मोर देन 1000 लोगों ने उसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू कर चुका है। तो एक वो काफ़ी ज़्यादा हिट कोर्स था और एक्चुअल मेरी जो स्टार्टिंग इमेज भी बनी और अभी तक भी लोग बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं तो वो उसी के कारण जानते हैं कि RN त्रिपाठी इज फेसबुक एड गाय। अगर फेसबुक एड कोई चलाता है इंडिया में तो वो RN त्रिपाठी है। तो वो कोर्स चल रहा था तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो रही थी, मैं अपना फेसबुक ऐड प्रमोट कर रहा था और क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे थे कि आप मेरे ऐड चला दो। तो इस तरीके से वो क्लाइंट आना चालू है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अभी राइट नाउ अभी क्या चल रहा है आपका? अभी एडिमाइज में क्या चालू है? मतलब अभी आप फेसबुक मतलब क्लाइंट्स के लिए एड्स ही रन कर रहे हो या कुछ भी? अब हम पूरा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गए हैं हर ब्रांड के लिए कि कोई भी ब्रांड है चाहे उसको PR करवाना हो, PR मतलब बहुत सारे आर्टिकल रिलीज होते हैं, एक कड़वा सच है इंडिया के पीछे का। अब बहुत सारे लोग देखते होंगे फॉर्ब्स PR का तो भाई ये ना पहले मेरे को मतलब मैं इतना नाइव था, मुझे ऐसा लगता था ना आप न्यूज़पेपर में नाम वाम आते वो बस न्यूज़पेपर वाले खुद से लिखते हैं। बट फिर एक टाइम बाद मेरे को समझ में आया, मतलब लोगों ने बताया कि भाई पे करना पड़ता है, ऐसे ही आपका न्यूज़पेपर में नाम नहीं आता है, आपके आर्टिकल्स ऐसे ही नहीं छपेंगे। मेरे को लगता था नहीं अच्छा काम करो और अपने आप आपका नाम होते रहेगा दुनिया में। और वो एक झलावा रहता ना कि भाई मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया। मूवीज़ में भी कई बार दिखाता ना कि हमारा न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल में हमारा आया, तो मेरे को लगता था ये बहुत जेन्युइन प्रोसेस होता है। तो बताते हैं ना फिर बाद में इंडस्ट्री में क्योंकि ये जनता बहुत भोली भाली है, ये जनता बहुत एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ बताओ PR के बारे में बताओ। मेरे को मालूम पड़ा कि भाई फोर्ब्स लिस्ट जो 30 आता है इसके अंदर भी जी ये सब चीज़ों में भी मतलब एक सेक्शन होता है। मेरे को पता है ऐसा है कि एक कुछ लोग सेल करते हैं और कुछ पार्ट जेन्युइन रहता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? मिक्स रहता है, 50-50 मान लो, 60-40 मान लो। तो कुछ लोग जेन्युइन भी रहते हैं। तो बहुत सारा पार्ट ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग पे करके आर्टिकल में फीचर्ड हो जाते हैं। बहुत सारे XYZ अपन आर्टिकल का नाम ले लेते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो बहुत सारे नामी जामी लोग वहाँ पे भी पैसे लगते हैं। आप वहाँ पे चले जाओगे चाहे न्यूज़पेपर हो, तो PR भी बहुत अलग टाइप का होता है कि फॉर एग्जांपल आजकल एक मैम चल रही है उर्विन नाम की, उससे पहले राखी मैम चलती थी, राखी सावंत। तो क्यों चलते हैं? इनकी PR एजेंसीज रहती हैं और उनको पता रहता है PR एजेंसीज का क्या काम है। जितने भी ये कैमरामैन्स हैं उनका एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, इनको मंथली एक पेमेंट मिल रहा है कि आपको इनको कवर करना है और इनकी रील वायरल करनी है, ये वायरल करना है। तो मतलब आप देखते हो कि ना सेलिब्रिटी आ रहा है तो सेलिब्रिटी का कैसे पता चलेगा कि वो इस एयरपोर्ट पे है? तो हर एक इंसान की एक PR एजेंसी रहती है। जितने भी एक्टर हैं, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी एक PR एजेंसी रहती है जिनको पूरा कवर करना है, कैसे इमेज पोर्ट्रे करना है, कैसे पॉजिटिव दिखाना है, किसको क्या दिखाना है, कैसे एक इमोशनल लाइन बनानी। तो अभी जिसको भी फेमस करना है एक PR एजेंसी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। PR एजेंसी क्या करेगी, आपको वो अपने पूरा कैमरामैन रखेगी। आप मुंबई एयरपोर्ट से आ रहे हो, मुंबई एयरपोर्ट पे आ रही है भाई XYZ जिशान भाई आ रहे हैं, उनसे आप कुछ सवाल पूछोगे और आपको जिशान भाई ऐसे करेंगे कि मुझे आपको कैसे पता चला मैं इधर हूँ। अच्छा। तो आपको ऐसे बिहेव करना है, जबकि करवा आप ही रहे हो, हर महीने पेमेंट आप ही दे रहे हो। तो कुछ इस टाइप का काम रहता है। तो चाहे वो वीडियो वाला काम हुआ
हाँ अपना ये पॉडकास्ट वाला भी, चाहे अपना सीन हटाओ तो हटा देना ये वाला अंदर। हाँ। मतलब ये पॉडकास्ट बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। एक बहुत बड़े बड़े नाम नहीं लेंगे अपन, 50-50 लाख रुपए चार्ज करते हैं वो पॉडकास्ट का। तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको एक पॉडकास्ट का देना है, 15 लाख रुपए, 35 लाख रुपए। पॉडकास्ट बिजनेस इतना बड़ा बन चुका है। आप बहुत वेरी नाइस भाई। अरे भाई हमको भी कमा के दो, थोड़ा हेल्प करो यार, हमारा भी पॉडकास्ट को बढ़ाओ जरा। ऐसा हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं था। बहुत बहुत सीन है इसमें, मतलब खतरनाक सीन है। ठीक है यार, सही है मेरे हिसाब से। लेकिन वही विन विन है कि जब पॉडकास्ट अगर आपका है, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो विन विन सिचुएशन होता है। नहीं बस ये ट्रांसपेरेंसी और नॉलेज की कमी है लोगों को। हाँ। नहीं बहुत अच्छा यार। पीआर का तो मेरे को भी सच बोलूं तो मेरे को बहुत टाइम तक मेरे को आइडिया नहीं था पीआर होता क्या है। बस मेरे को सुनाई देता था पीआर, फिर ऐसा लगता था क्या जरूरत है पीआर वीआर कराने की। लेकिन नहीं, उससे फायदा भी होता है ना। पीआर के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, बताओ जरा भाई। इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन में बहुत हेल्प होती है। जब आप इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको 5 बड़े आर्टिकल चाहिए रहते हैं। राइट। तो मैं ना अभी सबसे पहले तो मैं उसमें अभी ऐसा ऑप्शन भी आ रहा है। मेरे को भी लोग बोलते हैं भाई अपना वेरीफाई करवा लो, क्योंकि कई बार फेक आईडीज इंस्टाग्राम पे घूमते रहते हैं। हाँ। तो मैंने ट्राई भी किया था, 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया। इसमें भी अलग खेल है। मतलब इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का भी आप सेल्फ अप्लाई नहीं होता, इनका चलता है एक पोर्टल, इंडिया पोर्टल, ऑस्ट्रेलिया पोर्टल, कनाडा पोर्टल। वहाँ पे वो पोर्टल वाले भी पैसे लेते हैं। 5 लाख रुपए में वेरीफाई कर देंगे, 10 लाख रुपए में वेरीफाई कर देंगे। फिर कुछ पीआर एजेंसीज रहती हैं, जैसा अभी बात हुई, तो वो पीआर एजेंसी का ऐसा रहता है, पीआर एजेंसी बोलो या फिर कोई सी भी एक XYZ एजेंसी हो गई, कि आप हमारे साथ एक यूनिक बॉन्ड साइन करो, कि आप हमारे एक्सक्लूसिव पार्टनर रहोगे, आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव डील करोगे और इतनी 10 डील करोगे, और उसके बाद हम आपका इंस्टाग्राम वेरीफाई करवा देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अंदर ही अंदर इंटरनेट के अंदर चल रही है। अच्छा, वेरी नाइस। ये सब मेरे को पता ही नहीं था यार। जी। ये लोग बहुत अपने कस्टमर जो इंडिया के ना बहुत वो हो जाते हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे लूप होल्स बना के रखे हैं। कैसे अब एक सिंपल जो बेचारा एक गांव से आ रहा है, वो देखेगा कि अच्छा ये XYZ इतने बड़े बड़े आर्टिकल में फीचर है, ये तो सच बोल रहा होगा, भले ही उसके कोर्स के अंदर कुछ नहीं हो, भले ही उसके प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो लोगों को एक्चुअल में आजकल जो देखना चाहिए वो ट्रू रिव्यू देखना चाहिए, कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट में लिया भी है कि नहीं है। अब उसमें भी मतलब हैक ऐसा हो गया कि कस्टमर बिलीव ही नहीं कर सकता, तो आजकल पेड रिव्यूज भी होने लग गए। 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट, पेड रिव्यूज तो हाँ 10 लोगों को प्रोडक्ट भिजवाओ, 10 लोग अपनी वीडियो बना के डाल देंगे। तो काफी एक जाल बना हुआ है। लोगों को अब जस्ट मतलब चाखना ही पड़ता है कि कौन सी डिश अच्छी है कि नहीं। उनको पता ही नहीं चलता मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, मिर्ची है, तो चाख के ही पता चल रहा है। ठीक है। नहीं, मुझे लगता है धीरे धीरे, लेकिन इसमें भी ट्रांसपेरेंसी, जैसे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी, लोगों को समझ में आने लग जाएगा। जैसे कि अभी देखो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अभी हम जो हमारे जो सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं, देखना आप लोग क्या क्या चीज़ प्रमोट करते हैं। वो लोग ऐसे सब चीज़ें प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं जो कभी वो लोग जिंदगी में नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे मोबाइल्स, ऐसे कार्स प्रमोट होंगे, ऐसे ऐसे खाने पीने की चीज़ें प्रमोट होगी जो लोग कभी नहीं खाएंगे, लेकिन लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। और जनता को भी एक तरीके से पता ही है कि हाँ ये लोग कभी थोड़ा ना यूज़ करने वाला, बट स्टिल चल जाता है, एक ट्रस्ट फैक्टर। बट भाई हमारा दिमाग बैठा। मैंने ये देखा कि हमें लगता है कि हमें पता है, बट मेरा क्या है कि मैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग हूँ ना, तो मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में तो मुझे हर एक ग्राउंड का पता होना चाहिए। तो मैं हर एक, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, तो एयरपोर्ट से वो भैया आ रहे हैं, उनके साथ बात करते हुए आ रहा हूँ, बगल में जो बैठा है उनसे बात करते हुए आ रहा हूँ, ड्राइवर भैया हैं जो कैब वाले हैं उनसे आगे बैठ गया, क्या चल रहा है भैया, तो मैं हर एक से बात करते रहता हूँ। तो मेरे को ये पता चला कि ये चीज़ हमको पता है, जो इंटरनेट पे बहुत अवेयर हो चुके हैं, जो इंटरनेट पे कंटेंट डाल रहे हैं, या फिर एक बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस आप बोलो Tier 1 सिटीज, बट वहीं पे आप Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज में जाओगे ना, वो जो ये भगवान मतलब बोलेंगे ना एक्टर लोग, वो भगवान जैसा मान लेंगे। तो इन लोगों को नहीं पता है कि ये चीज भी हो रही है, नहीं पता होता। हाँ राइट। बट अब चेंजेस, थिंग्स आर चेंजिंग थोड़ा बहुत, मतलब जैसे अब यूट्यूबर्स के अंदर ना मेरे को लगता है इंटीग्रिटी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू सेलिब्रिटीज, पुराने सेलिब्रिटीज। मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो हम लोग है ना, मतलब मैं खुद भी भाई ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लोग काफी अच्छा पे करते हैं, लेकिन नहीं करते वो। जैसे कि अभी वो जो जुए टाइप का रहता है, आगे आप बोल सकते हो ऐसी टाइप की, वो जो रहते ना, सिर्फ मालूम पड़ता है कि वो सिर्फ जिसमें ऑडियंस का नुकसान ही होने वाला। क्योंकि मैंने कहीं ना यही चीज़ सीखा था जब मैं भी मतलब बाहर के इन्फ्लुएंसर से काफ़ी सीखता रहता था। वो लोग यही बोलते थे कि देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो हमेशा ना जेन्युइन बन के रहो, क्योंकि जो आप इंटरनेट पे आज डाल रहे हो ना, शायद आपको उससे पैसा आज मिल जाए, लेकिन 3 साल बाद ना वो आपका ब्रांड खराब कर देगा, वो आपका नाम खराब कर देगा मार्केट में, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो ही जाता है क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, पैसे डूबते हैं, प्रॉब्लम होती है। एक सेम वही इसी चीज़ पे मैंने ध्यान दिया कि एक कंपनी है, तो मेरे 80,000 फॉलोअर भी नहीं है, 78,000 79,000 है,
और दे आर रेडी टू पे मी 70,000 रुपीज़ फॉर माई रील एंड पोस्ट स्टोरी। राइट। अरे भाई मेरे को भी बहुत आते हैं तो वही ये सब ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के सब इनोमो और मान ली कौन से जुए टाइप के गेम रहते हैं ना, जिसमें पैसा डबल कर लो, हाँ वैसे टाइप के ना बहुत अच्छे खासे पैसे दे के आते हैं, बट मैं मना कर देता क्योंकि इसमें मेरे को मालूम है इज्जत खराब, लोग एडिक्ट मतलब खराब इज्जत क्या मतलब लोगों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे और फिर तुम्हारी ऑथेंटिसिटी। मेरे को लगता है ना आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ऑथेंटिक, जितना ऑथेंटिक, मेरे को मालूम है 100% तो कोई भी नहीं रह पाता है, लेकिन जितना ऑथेंटिक आप रहोगे ना उतना आपके लिए भी अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी अच्छा है। तो ये चीज गैरी वेनरचक भी बोलते हैं, और जितने भी लोग ब्रांडिंग के बारे में जो ऊंची सोच रखते हैं ना, जो लोग लॉन्ग टर्म जो सोचते हैं, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि यार आप लोग है ना ऑथेंटिक बन के रहो, रियल बन के रहो, जो आप यूज करते हो वही चीज को प्रमोट करो। तो वो सबसे बेस्ट है कि आप जो खुद यूज कर रहे हो, आपको जेन्युइन कोई चीज अच्छी लगी वो प्रमोट करो, तो वो व्यूअर्स के लिए भी काम की होगी और उनको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। दैट विल बी मच मोर विन विन सिचुएशन। हाँ, तो बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी जो जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को कि आप इस पे नहीं करिए, तो अगर किसी को डील मिल गई तो वो लोग बताते हैं। तो एक अच्छी कम्युनिटी बन रही है हमारे इंडिया में कि लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा है, होगा वो धीरे धीरे और एजुकेट लोग हो जाएंगे ना। सही है। और क्या चीज़ है, और क्या इंडस्ट्री में भाई आपने बातें नोटिस करी, जैसे ये पीआर की बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। अच्छा। और ऐसी कुछ और बातें हैं जो अंदर की बातें हैं और ज़्यादातर ऑडियंस को नहीं पता है, ऐसा कुछ बात है? वो तो बातें करते करते निकलता है ऐसी, मतलब हर कहीं एक जगह, मतलब बहुत सारे एक अपने अंदर वाली बातें वो मैं अपन कॉल पे बात करूंगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वायरल कैसे होते हैं। तो अच्छा, तो थोड़ा बहुत जिस्ट में, किसी का नाम मत लो, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा बता दो ना क्या क्या होता है, क्या इंडस्ट्री में चल रहा क्या है, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में भी चल रहा क्या है, कुछ ऐसी अंदर की बातें हैं क्या आपके पास? एक्चुअल में ऊपर से बता सकते हो, जरूरी नहीं कुछ तो ज्यादा जुड़ा नहीं हूँ, ज्यादातर ब्रांड से ही जुड़ा हूँ। तो ब्रांडिंग में बहुत सारी चीज हो गई कि प्रोडक्ट में जैसे अमेजोन के रिव्यूज को बहुत फ्लक्चुएट किया जाता है आजकल। अमेजोन पे आपको करोड़ों की सेल लाना महीने की बहुत ईजी पार्ट है। अच्छा, वहाँ पे आप प्रोडक्ट डालो, VPN लगते हैं, बहुत सारे लोग ऑर्डर करेंगे, आपका थोड़ा सा इनिशियल अमाउंट का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, वो लोग ऑर्डर करेंगे, रिव्यू करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट एक नंबर पे आ जाएगा। अब उसकी भी बहुत सारी टेक्निक रहती है, यूट्यूब का एनालिटिक अपना अमेजोन का एनालिटिक हो गया कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो आपको अलीबाबा पे जाना है, वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना है। अब ये थोड़ा सा हाई इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस हो गया। अगर इनकेस अगर आप में से कोई है जो अफोर्ड कर सकता है 5-6 लाख रुपए ईजिली, 5-6 लाख एक इनिशियल अमाउंट बहुत मतलब रिस्की वाला बोल रहा हूँ मैं, तो अगर वो चीज़ आप ले सकते हो तो आपको एक बार ये ट्राई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, चाइना के कोई ट्रेडर से मिलना है आपको, जो मतलब इंडिया में जो चाइना से ट्रेड करता हो, जो आपका इंपोर्ट करा देगा। तो आपको सबसे पहले कीवर्ड ढूंढ लेना है, सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जाता है इस पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे अमेजोन पे क्या सर्च किया जाएगा, आपने उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा चाइना पे, जब जाके सामान यहाँ पे आएगा। और आपने 1 महीने पहले से तैयारी चालू कर दी, VPN लगाए, बहुत सारे आपने ऑर्डर करे, रिव्यूज़ बढ़ाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट नंबर 1 पे रैंक हो गया। और आपको पता है कि हर दिवाली ये लोग तो सर्च करेंगे ही करेंगे, लाइट्स हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ, हम कुछ भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, और जैसे ही वो सर्च होगा आप करोड़ों में कमा रहे होगे। तो इसको आप बोल सकते हो कि फेस्टिव सीजन वाला सीन हो गया कि सीजनल मार्केटिंग, सीजनल प्रोडक्ट हो गया कि आपको होली के टाइम पे कुछ और कर लो, पिचकारी बेचो, दिवाली के टाइम पे कुछ बेचो, दशहरा के टाइम पे कुछ सेल करो। एक सीजनल मार्केट हो गया, एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग हो गया। जैसे गर्ल्स में हेयर स्ट्रेटनर हमेशा विनिंग प्रोडक्ट है, हेयर स्ट्रेटनर नए नए प्रकार के चलते हैं, तो अच्छा, वो मतलब हमेशा का ही प्रोडक्ट हो गया, 12 महीने का प्रोडक्ट हो गया। तो लोग आप देखोगे हेयर स्ट्रेटनर आप सर्च करना है अमेजोन पर, बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, बट आप जो फर्स्ट देखोगे ना उसमें हजारों रिव्यूज होंगे। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे मैनिपुलेट किया जाता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को प्लेटफॉर्म मतलब मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे ये म्यूजिक इंडस्ट्री है यूट्यूब की, अपने आप गाने कैसे ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं, बिल्कुल चैनल डेड है, बस उनने एक कॉलिप करा तो म्यूजिक ट्रेंडिंग पे चलता है। तो बहुत सारे हर एक सिस्टम का मैनिपुलेशन बना हुआ है, और जिसको मैनिपुलेट करके आजकल क्रिएटर, बिजनेस ओनर्स एक अच्छा खासा अमाउंट कर रहे हैं। और तो इस टाइप के कुछ चीज़ें चल रही हैं, हर फील्ड में चल रहा है ना, इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स कैसे अपनी रील वायरल करा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग का मैं बताता हूँ आपको, टिकटॉक से, तो टिकटॉक से क्रिएटर्स को कॉल आया करता था, आपको भी शायद आया होगा। तो जब उनका कुछ एक एजुकेशन वाला चीज़ चला था, तो बहुत सारे हाँ, तो उस टाइम फ़ोन करा गया, जिसने रील डाली उसको प्रमोट करा, जिस रील मतलब टिकटॉक डाला उसको प्रमोट करा, जिसने नहीं डाला उसको पूरा डेट कर दिया। वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाया। बराबर, मेरे को भी आया था। राइट। तो ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं कि आपको मतलब टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था कि आपको सुननी पड़ती थी उधर की। वो लोग बहुत इन्फ्लुएंसर्स पे दबाव रखते थे एक, बट वो चीज़ निकल के नहीं आई। जिन लोगों ने सुनी वो उस तक पहुँचे, उस टॉप तक पहुँचे। जिन लोगों ने, बहुत सारे क्रिएटर्स थे, मतलब मेरे को एक अभी नाम आ रहा है कि मुंबई के निखिल भैया थे,
तो उनको मेरे को अभी एक हल्का फुल्का याद आ रहा है, उन्होंने एक ब्लॉग में भी बोला था उस टाइम पे कि उनको एक वीडियो करने का बोला था जो कि उनको अप्रोच अच्छा नहीं लगा था, तो उस वीडियो को मना करा था, तो फिर कुछ बहसें वैसे हुई थी, फिर यूट्यूब टिकटॉक बंद हो गया था, ऐसा कुछ है, मुझे पूरा श्योर नहीं हूँ इस पर, बट हुआ था ये कुछ ना कुछ, ये ऐसा हुआ था। तो मतलब हर चीज़ में हुआ है, इन्फ्लुएंसर्स में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, बहुत अंदर के लूप होल्स हैं, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा बच्चा भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी शॉपिफाई का जो चल रहा था, तुमने शॉपिफाई फिर वो बंद कर दिया शॉपिफाई करना। अभी मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम पहले से मैं सुनता रहा हूँ कि शॉपिफाई का जो बिजनेस था ड्रॉप शिपिंग वाला, वो सब कभी इतना कुछ चल रहा नहीं है अभी। तो ऐसा कुछ है कि अभी भी लोग शॉपिफाई से भी कमा रहे हैं, मतलब ड्रॉप शिपिंग करके अभी भी कमा रहे हैं, या फिर ड्रॉप शिपिंग डेड हो गया? कमा रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग हमेशा होता क्या है कि आपको ट्रेंड के साथ बढ़ना पड़ेगा। हुआ क्या कि यूट्यूब जब जैसे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी ना दो टाइप की, एक इंटरनेशनल है जिसमें आप यूएस हुआ, कनाडा हुआ, यहाँ पे बेचते हो, एक है अपना इंडियन ई कॉमर्स। तो इंडियन ई कॉमर्स में एक सबसे बड़ा सीन है आरटीओ का। आरटीओ क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन। कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करा कुछ भी XYZ वेबसाइट से, और आपने कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर दिया और आपके घर पहुंचा और आपने लेने से मना कर दिया, तो इसमें क्या होता है कि जो सेलर है ना उसका नुकसान हो जाता है। कैसे? सबसे पहले तो उसने ऐड चलाया, तो आप तक ऐड पहुंचाने का उसका खर्चा लगा, प्लस उसने प्रोडक्ट भिजवाया होगा, तो जो उसके घर से आपके घर तक गया है प्रोडक्ट, उसकी शिपिंग लगती है, और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आपके घर से उसके घर तक वापस प्रोडक्ट जाता है, तो वापस शिपिंग लगती है, तो डबल शिपिंग लगती है, प्लस एड कॉस्ट लग जाता है, तो एक बहुत डाउन चला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, ब्रांडिंग आजकल इंडिया में चलने लगा है, ब्रांडिंग होनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ब्रांडिंग सॉलिड है इंडियन ई कॉमर्स में, तो आप आरटीओ बहुत तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। तो ये जो अभी जैसे अपन आर्टिकल्स की बात कर रहे थे, ये बहुत हेल्प करते हैं आरटीओ रिड्यूस करवाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ये शर्ट का ब्रांड बनाया, ये शर्ट का ब्रांड को मैंने बहुत जगह पब्लिश करवा दिया, जितनी भी लाइफस्टाइल वाली वेबसाइट्स थी। अब होगा क्या कि लोग जब मेरी वेबसाइट पे आए, वो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब उन्होंने ऑर्डर करा तो मेरा आरटीओ परसेंटेज बहुत कम रहेगा बाकायदा अगर मैं डायरेक्टली सेल कर रहा होता, क्योंकि वो एंड टाइम पे बोलते हैं अरे कौन लेगा, क्योंकि ह्यूमन का माइंड ऐसे पट 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 बदलता है कि ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना है। और डिलीवरी अगर आप टाइम पे नहीं करो, इंडियन ई कॉमर्स में एक और दिक्कत है डिलीवरी की, कि बहुत सारे ऐसे शिप रॉकेट हुआ, बहुत सारे ऐसे पार्टनर हुए, तो मैंने क्लाइंट से सुना है वो क्या करते हैं कि जैसे आपके घर तक पहुंचे, आपके घर पे नहीं जाएंगे, आपको फोन लगाएंगे, भैया आप इधर साइड आ जाइए, अंधेरी आ जाइए। अच्छा, आपने बोला नहीं मेरा तो घर इधर साइड है, तो वो फिर फोन पे बोलेगा नहीं वो तो आउट ऑफ सर्विस एरिया है, और वो फोन काट देगा और वहां पे डाल देगा उसने एक्सेप्ट लेने, मतलब उसने लेने से मना कर दिया। तो ऐसे करके मतलब एक अभी हमारा इकोसिस्टम नहीं बन पाया। बहुत सारे अच्छे मतलब शिप रॉकेट का जैसे नाम लिया, तो शिप रॉकेट भी एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन कर रहा है, पिकर है, तो वो लोग बढ़ा रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं कि कैसे इसको आरटीओ को कम करा जा सकता है। शॉपिफाई खुद भी इंडिया पे बहुत ध्यान दे रहा है कि आरटीओ कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसका एक सिंपल है कि अगर आप इंडिया में करना चाह रहे हो तो आप ब्रांडिंग के साथ करोगे। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन कर लो, तो आप एक ऑथेंटिसिटी आ गई ना, जहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया, आपका ऑलरेडी मतलब जो आरटीओ था वो गिर जाएगा। रही बात इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल पे लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट रहता है, उधर कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन नहीं रहता, वो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, और आपने कुछ भी गलत भिजवाया तो चार्जबैक नामक एक चीज़ रहती है, वो चार्जबैक मार देते हैं। तो वहाँ पे चलता है, बस कंपटीशन बहुत हाई है वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे पैसा है ना, एक्चुअल में वहाँ पे इंस्टेंट पैसा आता है कि आपने आज ऐड चलाया, उसने अगर ऑर्डर करा तो आपके पास इंस्टेंट पैसा आ गया आपके उसमें। अच्छा ओके। बट इंडियन ई कॉमर्स में 7 से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि आज ऑर्डर आया, आप शिप करोगे 1 से 2 दिन में, उसके पास 5-6 दिन में पहुंचेगा, फिर वो कैश कलेक्ट करा होगा उसने, फिर कैश कलेक्ट करने के बाद वो 1-2 दिन में आपके बैंक में डालेंगे, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे कैश फ्लो भी नहीं बन पाता इंडियन ई कॉमर्स में। तो इंडियन ई कॉमर्स जिसके पास पैसा है, जिसके पास मार्केटिंग का थोड़ा दिमाग है, जो ब्रांडिंग कर सकता है, इंडियन ई कॉमर्स उसके लिए बना हुआ है। एक्चुअल पैसा तो दोनों में ही लगना है, इंटरनेशनल में भी बहुत लगना है, क्योंकि कंपटीशन आया है। राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। अभी अगर आपकी रेवेन्यू की बात करें तो अभी तुम्हारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है? अभी जस्ट मेनली मैं देखता था कि अपनी एडवर्टाइजिंग ही देखता था, और मेरा एक प्लेटफॉर्म था लर्नमाइज करके, जहाँ पे मैं कोर्सेज करता हूँ कि लोगों को एजेंसी वाला करना सिखाता हूँ, जो कि मैं इतना फ्रंट एंड पे नहीं रखता हूँ, मैं उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मतलब फेसबुक ऐड चलाता हूँ, जिसको ज्वाइन करना रहता है कर लेता है। मैं कभी भी अपने इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ अच्छे खासे फॉलोवर होगा, मैंने कभी भी स्टोरी नहीं डाली कि मेरा कोई कोर्स पे एनरोल कर लो या प्रमोट कर लो। क्यों ऐसा? मैं वहाँ पे वैल्यू शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी पॉडकास्ट है ना, जब तक आपने मुझसे कोर्स का नहीं पूछा कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे आया, जब तक मैंने कोर्स का नाम भी नहीं लिया था। बट इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी है कि मतलब ये ऐसी लोग क्या लेते हैं ना यार, कि कोर्स को पता नहीं नेगेटिव ले लेते हैं कि भाई इसका कोर्स है, ये नेगेटिव इंसान है। हाँ, तो मैं वो चीज़ चाहता ही नहीं हूँ। मेरे को मतलब ना कोर्स ज़्यादा अपना प्रमोट करना है, कि इनकेस अगर आपको ज़रूरत है, अगर मैं जहाँ से जैसे आपके प्लेटफॉर्म से कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो अभी क्या हुआ कि जिशान भाई के प्लेटफॉर्म पे कोर्स बोला हो गया, ऑथेंटिक होगा,
तो अभी जिशान भाई आए। बट जहाँ पे जब मैं फेसबुक ऐड करता हूँ तो फेसबुक ऐड पे क्या है कि आपने प्रॉपर समझा है, आप बिल्कुल न्यू पर्सन हो, आपने प्रॉपर समझा है मैं कोर्स में क्या सिखाने वाला हूँ, देन आपने एनरोल करा है, तो वो ओरिजिनल ऑडियंस आ रही है। अब बहुत सारा यह हुआ कि मैं वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म बनाए, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आजकल, तो मैंने वहाँ पे ये रखा है कि मेरे को कहीं भी अपनी चीज़ प्रमोट नहीं करनी है। मैं इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, अपन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वैल्यू शेयर कर सकते हैं, कैसे उनको ग्रो कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के रखा हुआ है मैंने ना। हाँ भाई, ये मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, समझ गया मैं कि है ना, लोग इंडिया में ना पता नहीं कि कोर्सेज का नाम बहुत खराब होते जा रहा है। और कुछ मतलब नाम नहीं लूँगा, बट कुछ लोगों की वजह से मुझे लगता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा पुश मार्केटिंग करते हैं, प्रमोट कर देते हैं, और इतना, और ना मार्केटिंग कर रहे हो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जो तुम बेच रहे हो ना प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट भी उतनी दम हो, वो दम ही नहीं है उसमें। तो मतलब बेसिकली तुम खराब चीज को बहुत ज्यादा पुश करके बेच रहे हो, और लोग खरीद भी लेते हैं कई बार, क्योंकि आप इतना साइकोलॉजिकली कर रहे हो। बनता जा रहा है, बबल मार्केटिंग हो गई। ऐसा हो गया ना कि खराब, हाँ, खराब प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बिक चुके कि वो पूरा मार्केट ही खराब हो गया। जबकि मेरे हिसाब से हर चीज़ का ना कुछ कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोर्सेज मैंने भी बेचे, हाउ टू फाइंड योर पैशन का कोर्स बेचा हूँ मैंने, और मनी बैक गारंटी मैंने, मेरे को भी पता था कि लोग की नेगेटिव आइडिया आ सकती है, इसलिए मैंने मनी बैक गारंटी भी किया। और लेकिन अभी हम कुछ अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं जो और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बना रहे हैं मेरे हिसाब से ना। देखो कैसा है ना भाई, कोर्सेज का भी यही है कि अगर आप है ना गंदा प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो आपका नाम खराब होगा पक्का, लेकिन अगर आप जेन्युइन चीज़ें बेचोगे तो मेरे हिसाब से कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेकिन हाँ, इसमें भी मैंने, जैसे आपने मनी बैक बोला ना, तो मैंने तो अभी रिसेंटली ऐसा निकाला था कि 5 days लाइव कोर्स रहेगा वो, 5 दिन में आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। अगर 5वें दिन नहीं कमाते हो, 6ठे दिन में आप रिफंड ले लेना, राइट। तो उस लेवल पे अपन ने मतलब क्वालिटी कोर्सेज पे मैंने फोकस करा है, राइट। तो इसलिए अब वो रहता है कि बट इंडिया मार्केट एक ऐसा ही है, जैसा आपने कोर्स बोला ना, अरे गंदा आदमी, हाँ हाँ, वो एक, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ कि कहीं भी हो। तो मैं क्या करता हूँ कि लोगों को वैल्यू दे दें, जब उनको ऐड दिखेगा और उनको लगता है सही है तो वो ले लेंगे, नहीं होता है तो फिर कोई बात ही नहीं, अपन को ज्यादा पुश भी नहीं करना। तो वो जो आप बोल रहे हो ना पुश मार्केटिंग, वो मेरे को नहीं करना है अभी। नहीं समझ रहा नहीं, इसका ना मार्केट में नाम बहुत खराब हो गया अभी की रिसेंटली मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा बैड पब्लिसिटी हो रही है कोर्सेस। ये बैड पब्लिसिटी प्लस कितने वीडियोस बन रहे हैं, रोस्टिंग वीडियोस या फिर एक्सपोज भी वीडियोस की, XYZ, बल्कि कोर्सेज इतनी प्यारी चीज है ना। मेरा पार्टनर मेरे को खुद बोलता है, पता है कि वो बोलता है कि यार देख मैं ना खुद क्या करता हूँ, मैं खुद वो भी पहले ऐसी बहुत नेगेटिव रहता था, लेकिन अभी ना उसको कुछ भी चीज़ सीखनी रहती है ना, मेरा पार्टनर जो है वो बोलता है कि मैं जाता हूँ, मैं कोई यूडमी हो गया या अलग अलग कोर्सेज, लोगों को वो कोर्सेज परचेस करता है, बोलता है मेरे को कोर्सेज में इतनी सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है ना जो मैं ऐसे नॉर्मली यूट्यूब से नहीं सीखता, बिकॉज यूट्यूब पे ना स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कोर्सेज में कैसा ऑर्गेनाइज करके लोग अच्छे से नॉलेज देते हैं, और कई बार वो बहुत वैल्यूबल होती है। अभी तुम इंडिया में अगर ना फिजिकली कोई स्कूल या कॉलेज में जाकर सीखोगे वो लेवल की नॉलेज तुमको नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग जैसे अभी इंडस्ट्री वाले लोग ये, तो इंडस्ट्री वाले लोग फॉरेन जो अभी सीख रहे हैं वही बस। देखो एट द एंड मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा भाई, जेन्युइन लोगों से खरीदो जो जेन्युइन है, जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा उखाड़ा है, उस फील्ड में काम किया है, और उसकी अगर वो लोग नॉलेज दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ इतना प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। बट हाँ, आप ध्यान दो अगेन, प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देखो, फेक रिव्यूज़ नहीं, अच्छे जेन्युइन रिव्यूज़ देख के आप, मेरे को लगता है ये चीज़ खरीद सकते हो और लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आपने ही मोर देन 1000 वीडियोस डाल के रखे हैं, अब अगर आप एक कोर्स बनाते हो, 1000 वीडियोस का एवरेज टाइम मान लेते 10 मिनट, तो 10,000 घंटे देखने की जगह अगर आपने एक 6 घंटे का या 15 घंटे का कोर्स बनाया और आपने 1000 वीडियोस मतलब 10,000 घंटे का पूरा नॉलेज दे दिया, आपने पूरा प्रिसाइज नॉलेज दिया है ना, तो कोर्स एक ऐसा है कि टाइम सेविंग चीज़ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और टाइम बहुत है तो फिर आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको सब मिलेगा। बट आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ कवर करना है और आपके पास पैसा है, तो कोर्स से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो अभी सोचता हूँ ना यार, पहले ऐसा टाइम था कि लोगों को ना मेंटर से सीखने का मौका ही नहीं मिलता था। अब लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेज ये सब चीज़ें आ चुकी है ना, इसके जैसे क्या हो रहा है कि आप एक ऐसे बंदे से जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर चुका है, जिसने बहुत पैसे कमा, आप उससे डायरेक्टली जाके चीज़ें सीख सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल है। पहले पॉसिबल ही नहीं था कि आप ऐसे लोगों से मिल भी सकते थे, बात भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट का टाइम आ गया तो ये पॉसिबल हो रहा है मेरे हिसाब से ना भाई। अभी देखो कैसे इंटरनेट भी जब हुआ था ना, internet.com बबल आया था, तो तब भी कैसा हुआ था कि ना इंटरनेट पे ना जो भी जा रहा था, वेबसाइट बना रहा था, उनको फंडिंग मिल जा रही थी, बहुत पैसा मिल रहा था, ठीक है। और लेकिन फिर है ना क्या हुआ कि लोग है ना फालतू प्रोडक्ट बनाते थे, वेबसाइट बनाते थे, वो बबल फट गया। फिर क्या हुआ, जो जेन्युइन वेबसाइट्स होती थी, जो जेन्युइन अच्छे, वो लोग ही ऊपर चढ़ के आए। तो मेरे को लगता नहीं कोर्सेज का भी अभी वही चल रहा है। एक टाइम आया, लोगों को मालूम पड़ा कोर्सेज में बहुत पैसा है, तो लोग कचरे जैसा कुछ भी बना रहे, कुछ भी बेच रहे, कुछ भी बना रहे, कुछ भी बेच रहे। एक बबल जैसा आ गया, वो बबल अभी काइंड ऑफ फट रहा है।
अभी मैं बोलूँगा फट बहुत रहा है, फटा नहीं है बट फट रहा है, तो हवा वो फट निकलना जाएगा। चालू हुई है। हाँ, हवा निकलना चालू हो गई, तो अब फिर है ना जो जेन्युइन प्लेयर्स ही रहेंगे, जो अच्छे प्रोडक्ट जेन्युइन क्वालिटी देना चाह रहे लोगों जेन्युइन, को, हाँ। वही लोग मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में टिक पाएंगे, और वही लोग फिर आगे कमाएंगे भी बहुत, क्योंकि बिकॉज इसमें पैसा है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही है, मतलब सामने वाले का फायदा भी है, तो वो ये चीज़ है। ठीक है, अभी और भाई और क्या क्या आपके सोर्सेज ऑफ इनकम? मेनली अभी कोर्स है, और मेरा जो एजेंसी चल रही है वो है। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट करा है, हम सैस प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो सैस में जो रिकरिंग रेवेन्यू बन रहा होगा वो हो रहा होगा। मेनली अभी 2 हैं, और फिर मैंने कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई हैं, तो रियल एस्टेट से थोड़ा सा कुछ आ जाता है, वो है। अभी रिसेंटली घर वालों का पहले एक छोटा सा स्कूल था, अब उसको जब मैं बेंगलोर आ रहा था, उससे पहले मैं बेंगलोर का मैंने सोचा नहीं था, मेरे को हमेशा भोपाल में ही रहना था। तो बेंगलोर आने से पहले मेरा पूरा फोकस हो गया था कि मुझे स्कूल को अच्छा बनाना, और स्कूल में जो स्किल्स नहीं सिखा रहे ना, डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा रहे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सिखा रहे, मैं अपने स्कूल में सिखाऊंगा। तो एक छोटा सा एक मीडियम स्कूल है हमारा एमपी में, तो मैंने उसका सोचा था, तो मैंने पूरा लैब वैब बना के आया था, पूरा करके आया था। फिर उसके बाद एकदम से बेंगलोर आना हो गया, तो अभी एक स्कूल चल रहा है, बट वो मेरे खाते में, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो मम्मी पापा संभालते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अगर अभी देखा जाए तो मंथली आप कितना अर्न कर ले रहे हो भाई 19 की एज में? अर्निंग तो मेरी 10,000 रुपये में 10,000 रुपये सैलरी लेता हूँ कंपनी से, अभी कंपनी का ही चल रहा है। होता क्या है ना यार कि खर्चे बता देता हूँ, उससे एक रफ आइडिया हो सकता है कि मेरा ऑफिस कुछ 4.5 लाख रुपए का है। अभी जिस विला में मैं बैठा हूँ उसका कुछ EMI जाती है 2-2.5 लाख रुपए, तो ये सब कंपनी से खर्चे चल रहे हैं। जो कार है तो वो कंपनी के नाम पे, तो कार की मैं कंपनी से जा, तो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर बोलोगे, मेरी इनकम बोलोगे तो मेरी मतलब 10,000 रुपये के हिसाब से कर लो आप, 1,20,000 मेरी मतलब पूरे साल में कमाता हूँ, बट कंपनी कुछ करोड़ों का रेवेन्यू कर रही है अभी। ईयरली या मंथली? मंथली करोड़ों का कर रही है, वेरी नाइस यार। और ये मंथली जो रेवेन्यू करोड़ों के आ रहे तुमको, मतलब सब क्लाइंट से आ रहा? क्लाइंट्स। तो कितने क्लाइंट्स हैं अभी तुम्हारे पास? क्लाइंट्स कुछ 20 से 25 हैं। होता क्या है कि बहुत सारा जैसे एड रेवेन्यू हमसे घूमते हुए जाता है, पहले हम लोग को पे करते हैं, ऐसे होता है। ओके, तो एक्चुअल टोटल नेट में निकाले तो मंथली हम मंथली मतलब ईयरली हम करोड़ों में एक्चुअल में निकाल पाते हैं। प्रॉफिट बस बुक्स हमारी प्रॉफिट में ऐसा दिखता है कि बुक्स बहुत बड़ी हैं। कंपनी का बहुत सच्चाई है, मतलब मैं वो नहीं दिखाना चाहता कि हर कोई एक आता है ना सामने कि मैं ये कर रहा हूँ सब बहुत अच्छा। तो अभी परसों के इवेंट में प्रफुल भी आते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि सब अपना अगवाड़ा दिखाता है जिसमें कपड़े अच्छे हैं, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं दिखाता कितना फटा हुआ है। तो वो वाला सीन था कि मैंने बता दिया भाई कि है नंबर अच्छा है, बट ऐसा भी नहीं कि भैया पूरा आ रहा है माल में। समझ रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली कम होता है पूरा। कुछ हमारा अभी ऑपेक्स जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है पर मंथ का कुछ 25 लाख तक जाता है हमारा। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा ही कर रहे हो आप भाई अपनी एज के हिसाब से, यू आर डूइंग रियली गुड। तो अभी ये जो अभी तक तुमने स्टार्ट कब से किया था, ये पूरी जर्नी कितने साल हो गया स्टार्ट किए हुए? मेरे को 7 से 8 साल हो गए होंगे इसको। 7 से 8 साल हो गए एज ए यूट्यूबर। हाँ, तो मतलब तुमने 12-13 साल से चालू कर दिया था? 12-13 साल से चालू कर दिया था, क्योंकि जो एक बैकग्राउंड था, पापा मेरे एक सिक्योरिटी वाइजर थे, जो होता है ना इंचार्ज रहता है, सुपरवाइजर। तो पापा सुपरवाइजर थे। स्कूल एक बहुत छोटा सा था जहाँ पे फीस भी उसकी 50 रुपये थी, जो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस स्कूल की फीस ही 50 रुपये थी पर बच्चे, उसमें भी 20-30 बच्चे थे। तो जस्ट वो वाला था माहौल था कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के, मतलब मैं 16 साल में, आप बोल सकते हो 16 साल का जब हुआ, जब मैंने एक्चुअल में पैसे कमाना चालू कर दिया था। 17 साल का था जब मेरा मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन सकता था, जब मैंने पहली कार ले ली थी। 18 साल में मेरे को वो छोटी लगने लगी, तो मैंने 18 में दूसरी कार ले ली थी। 19 में मैं बेंगलोर आ गया था, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ले लिया था। अच्छा, तो चल रहा है, सही चल रहा है, सही है, चल रहा है क्या? हाँ। मतलब दौड़ रहा है मेरे हिसाब से तो माशाल्लाह। सही है यार, सही है। बिल्कुल। बट अगर अभी तक के जितने भी तुमने 6-7 सालों में जो लेसन सीखा है, मेरे हिसाब से क्या सीखा? अभी अगर ऑडियंस को समझो, ऑडियंस में मेरी जो ऑडियंस है वो डिजिटल बिजनेस क्रिएटर्स, जो बेसिकली शायद क्रिएटर बनना चाहती है या फिर ऑनलाइन पैसे कमाना चाहती है, उन लोगों को तुम क्या ऑप्शंस दोगे कि यार कैसे स्टार्ट करना चाहिए तुम लोगों को भी, अगर उनको भी तुम्हारे जैसा बनना है, उनको भी बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट करनी है अपने लिए, तो क्या सजेशंस देना स्टार्ट करोगे? क्या अलग अलग मोनेटाइजेशन के तरीके तुम बताओगे, या फिर क्या ऐसा उनके लिए क्या लेसन्स होंगे? मेनली सबसे पहले हम लोग, जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसमें मैं खुद बिलीव नहीं करता था, जिसमें मतलब मैंने टेक्निकल गुरुजी जो मैं वीडियो देखता था क्योंकि टेक गाया था, तो उनका एक था कि आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आप पैसे के लिए नहीं बना। तो रिसेंटली मैं अभी उनसे बेंगलोर एयरपोर्ट पे मिला, हम कुछ 4-5 बजे की फ़्लाइट थी। तो जब जाके मैंने उनको ये चीज़ बताई भी कि भैया मैं आप मुझसे ऐसा बोलते थे, मतलब मुझसे नहीं बोलते थे, मैं क्या लेता हूँ कि मैं जिसको भी देख रहा हूँ ना,
वो मेरे साथ है। तो मैंने अपनी सराउंडिंग कैसे ग्रो करी, जैसे बोलते हैं ना संगत अच्छी होनी चाहिए, तो मैं इन लोगों के बीच में रहने लग गया, मैं इनको डायरेक्ट बात करने लग गया। रणवीर भैया कुछ बोल रहे हैं, रणवीर भैया का व्लॉग आ रहा है, मतलब मैं इनके बगल में बैठा हुआ हूँ। विवेक सर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उनसे डायरेक्ट सीख रहा हूँ। तो मैंने इनको अपना ऐसे बिल्कुल अड़ोस पड़ोस बना लिया। तो जब उनका ये था कि आपको वीडियोस बनानी तो आपको पैसे के लिए नहीं करना, तो उस टाइम मेरा आंसर ये वो करता था, अच्छा ऐसा है तो आप एडसेंस के ऐड बंद कर दो, क्यों बनाते हो डेली 2 वीडियोस। मतलब उस टाइम अंदर के एक बच्चे का क्वेरी थी, उस टाइम नहीं बोला था। बट वो चीज अब जाके समझ में आती है जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। देखो पैसा उद्देश्य है, पैसा इज द एंड गोल, बट आपको समझना होगा पैसा कौन कमाता है। जब आप एक ट्रांजैक्शन होता है, पैसे का हमेशा एक ट्रांजैक्शन होता है। आप जब तक कुछ वैल्यू प्रपोज नहीं करोगे सामने वाले को, एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे, एक अच्छी सर्विस नहीं दोगे, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को बहुत सुधारना है। अब फॉर एग्जांपल 2 टाइप के लोग रहते हैं, जैसे आप क्रिएटर की बात कर लेते हैं। हम क्रिएटर में 2 लोगों के, कि जो एक विलिंग है, मतलब जो बनना चाहते हैं, जो अभी एग्जीक्यूशन नहीं करा, दूसरे ने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अभी आपकी जनता, आपने जो आपकी जनता है वो पक्का जितना ज्ञान है, मैं भी आपकी जनता में से हूँ, आपका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, तो वहां से एग्जीक्यूशन तो है आपकी उसमें, बट अब एग्जीक्यूशन भी आपका सही होना चाहिए। अब होता क्या है कि लोगों ने क्या करा कि 30 डेज 30 रील चैलेंज बना दिया, बट उसकी जगह मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ 10 रील डालो, बट क्वालिटी रील डालो। मैंने आज तक सिर्फ 12 रील डाली, 12 बोलने वाली रील डाली जिसमें एक्चुअल है। टोटल मैंने कुछ 15 रील डाली होगी, 15 या 16, जिसमें से वो कुछ ऐसे ही रहता है ना, गाने बजता रहता है और अपनी क्लिप्स चलती रहती है। 12 मैंने एक्चुअल में मेहनत वाली रील डाली, जिसमें मैंने कंटेंट सर्च करा है, बुक पढ़ के कंटेंट निकाला है। और उस 12 रील में मेरे कुछ 8000 फॉलोअर्स थे, उसको मैं 79,000 पे लेके आ गया विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 मंथ। तो आप क्वालिटी प्रपोजिशन पे ले आओ, लोगों का साइकोलॉजी समझो, लोग क्या चाहते हैं। हमारी गलती ये भी रहती है कि हम क्या चाहते हैं हम वो देंगे, हमें क्या लगा। बट आप लोगों को देखना होगा, आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर आप एग्जीक्यूशनिस्ट हैं तो आप एक एजुकेटेड एग्जीक्यूशनिस्ट हो, कि आप काम तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, कहीं गधा मजदूरी तो नहीं कर रहे हो। घोड़े जैसे दौड़ो, चाहे धीरे धीरे भी चल रहे हो तो घोड़े जैसी शान होनी चाहिए आपकी। तो मेन ये है कि आप क्वालिटी पे काम करोगे और पैसे का बिल्कुल फ्रंट एंड नहीं रखो, या फिर आप बेच भी रहे हो सकता है आपका प्रोडक्ट है बट आपको पता ही नहीं है। मैंने जिंदगी में आज तक यही सीखा है, अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी को भी पैसा कमाना, आज कल मैं आपको बोल दूं कि कोई भी पैसा कैसे कमा रहा है, कोई भी अमीर इंसान वो कुछ ना कुछ बेच रहा है, सेल्स, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत नेगेटिव लिया जाता है। ये तो सेल्स वाला बंदा है, ये तो बेचता है। नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव लेते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ के, बिजनेस के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, बट जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सेल सिखा देता है ना, आपको झेलने की शक्ति सिखा देता है, वो कोई बिजनेस नहीं सिखा सकता, सेल सिखा देता है। और आपको जिंदगी में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और उससे बाहर निकल के उसकी सीख लेके आ गए, सेल्स सीख के आ गए और आप कुछ बेचना सीख गए हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वही चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट में इतने क्या क्या यूएसपीज हैं वो निकाल के ला जाओ, क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्यों है, क्या आपकी यूएसपीज है, क्या आप फोमो क्रिएट कर सकते हो। जहां पे आपने ये चीज कर लिया, आपने सेल सीख लिया, आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। देन सेकंड चीज है, आज की जनरेशन में अगर आपको पैसा कमाना है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। मैं अगर आपसे बोलूंगा एमबी चाय वाला कैसे एकदम से प्रफुल्ल भैया की इमेज आई, मैं आपसे बोलूंगा फिजिक्स वाला कैसे आपको एक अलग भैया की इमेज आई, क्या ये पर्सनल ब्रांडिंग में। अगर मैं आपसे टेस्ला बोलूंगा कैसे इलॉन मस्क की इमेज आई। आजकल हर एक बंदा ब्रांड से प्यार नहीं करता, उसके प्रोडक्ट से प्यार नहीं करता। आजकल हर बंदा उसका मतलब फेस कौन है, पर्सनल ब्रांडिंग किसकी है, उस पर भरोसा करता है। तो वो वाला सीन हो गया कि जैसे सीकेन था, तो अभी आप फेस में आने लगे हो, फिर तो सीकेन का जैसी नाम आ रहा है, तो आपकी वॉइस आपका ब्रांड थी कि ये वॉइस है, ट्रस्टेड वॉइस है। तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर लो, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना लो और आपकी सेल्स सीख लो, और आप जो मेहनत कर रहे हो वो एजुकेटेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए आपका, कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करी हुई है, और इसमें अगर आपने ये 4 पॉइंट आपने निपटा लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत मैं कंप्लीटली ना सारे पॉइंट से एग्री करता हूँ, और मैं ये अपने व्यूवर्स को बार बार बोलता भी हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग की आपने बात किया और ये चीज़ मैं भी समझ गया था, इसलिए तो मैंने ये ज़ीशान शेख का चैनल बनाया भाई, इस पर मैंने पॉडकास्ट ये सारी चीज़ें चालू किया। तो मेरा मेन एम यही था कि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांड पर भी काम करना है, बिकॉज देखो ना इलॉन मस्क का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने कैसे अब वो आज वो है तो भाई टेस्ला बना रहे हैं, वो स्पेसएक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन बट कल को वो एक फ्लेम थ्रोअर भी बनाते हैं तो वो ऐसे बिक जाता है, कल को वो एक टकीला बेचना स्टार्ट करते हैं वो भी बिक जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रांड इतना स्ट्रांग है। वो एक बार एक ट्वीट करते हैं तो डॉज कॉइन कहाँ पहुंच जाता है, मून, डॉज कॉइन टू द मून पहुंच जाता है, वो एक ट्वीट उनका कई बार वो डुबा देता है। तो दैट्स द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग यार। और बाकी तुमने ये जो बात की ना पैसे की भी, वो पैसे पे एकदम फोकस मत रखो और काम अच्छे से करो, क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर क्वालिटी चीज दोगे। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मेरा चला भी इसलिए, मुझे पता था मुझे पैसे कमाना है, बट ना मैंने पैसे को ही सिर्फ गोल नहीं रखा था, मैंने वैल्यू को गोल रखा था
कि मुझे वैल्यूबल देना है कंटेंट और लोग अपने आप मुझे पैसा देंगे एक टाइम बाद, और वो चीज़ हुई भी। आई थिंक मैं जितने भी तुमने पॉइंट बोले ना भाई, मेरे हिसाब से सब बहुत अच्छे हैं। बहुत वो तो जीवन के रूल हैं, जीवन के रूल है। यही 4 पॉइंट हैं कि इसके ही बात हो रहा है। तो अगर भैया भी पैसा कमा रहे तो उससे कमा रहे, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ उससे, और XYZ पर्सन भी है वो उससे। ये ट्रांजैक्शन हमेशा पैसा है ना, ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन हो गया कि अगर वो पैसा दे रहा है तो आप उसके बदले क्या दे रहे हो, उसको ठग तो नहीं रहे हो। अगर आप मतलब ठग, बहुत सारे लोग ठग वाला भी हो गया ना कि आजकल एफिलिएट मार्केटिंग चलती है जैसे, तो आप उसकी प्रॉब्लम समझो ना, आप क्या बेचना चाह रहे हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में लोग पैसा बेचते हैं कि आप और पैसा कमा पाओगे, नहीं बेचो, उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको एजुकेशन मतलब उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको आपकी सेल्स पिच बदलनी है, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ। राइट, समझ रहा हूँ। तो ऐसा बहुत बहुत अलग अलग मतलब हर एक पर्सन का मतलब जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स में बोला जाता है कि आप हर एक जिसको भी कॉल कर रहे हो आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर लो। तो उस बंदे की प्रॉब्लम समझ लो, भैया दिक्कत कहाँ है उसको वो दिक्कत का निवारण बेचोगे ना, वो आपको पैसे देगा। और बिकता जिंदगी में पूरा जितना इंडिया है, पूरा जिंदगी सिर्फ 2 चीज बिकती है। या तो एक फोमो बिकता है, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरी चीज रहता है आप पैसा बेच रहे हो। अगर मैं आपको आज एक लेके आता हूँ XYZ कोर्स लेके आया कि मेरा एक 15,000 का कोर्स है और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके 30,000 रुपये अगले 5 दिन में बन जाएंगे, आप फटफट खरीदोगे, मतलब पैसा बिका। दूसरा क्या बिकता है? फोमो। फोमो क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ बंदा गंजा है, मैं उससे बोलूँ कि आपके 1 दिन में बाल उगा दूंगा, वो पट से पैसे देगा। एक कोई भी बंदा मोटा है, उसमें बोलूंगा 1 दिन में पतला कर दूंगा, वो पट से पैसे देगा। मैं थोड़ा सा पतला हूं तो मेरे को कोई बोले कि भाई 1 दिन में बॉडी बना दूंगा जिसमें तेरे हेल्थ में भी कुछ नुकसान नहीं होगा ऐसे लॉन्ग टर्म में। मैं कुछ इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं दूंगा उसको पैसे, क्योंकि मेरा ये फेयर है, फोमो है मेरा। तो अगर आपको जो भी प्रोडक्ट बनाया, आपको ये 2 प्रोडक्ट हैं, या तो आप उनको पैसे कमाने में हेल्प करो, या तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका फेयर है, उनको आप दूर करने की कोशिश करो, आप पैसा बनाओगे। राइट। ये बस ये जो चीज़ होती है ना, इसमें मुझे लगता है कई बार लोग बहुत इमोशंस में बह जाते हैं बेचने के लिए। तो बस वही कि ना बेचना है करके ना, ये जो आपने एग्जांपल्स दिए ना, कई बार वही बेचने के चक्कर में वो लोग ना एक्स्ट्रा बोल देते हैं और फिर डिलीवर नहीं करते। इससे अच्छा ना, मैंने एक बुक पढ़ा था, ज़ेप्टो करके बुक है, वो कंपनी का नाम है उसका, डिलीवरिंग हैप्पीनेस, ज़ेप्टो। उसके अंदर बताया ना, मतलब बेसिकली आप अंडर प्रॉमिस करो और ओवर डिलीवर करो। इंस्टेड लोग क्या करते हैं ना, ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं, जिससे ना आपका नाम खराब हो जाता है, हर चीज़ खराब हो जाती है। मेरे हिसाब से देखो, जेन्युइन चीज़ करो, जो पॉसिबल है वही बेचो, और थोड़ा स्मार्टली बेचो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, जिसकी वजह से मैंने देखा हूँ कई बार ना, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स का इसकी वजह से भी नाम खराब हुआ है कि वो लोग ने ना कि आप बॉडी बना लोगे, 1 हफ्ते में आप मेरा कोर्स लो, बॉडी ये लोग ने भी बहुत नाम खराब किया है कोर्सेज का कि यार ऐसा ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, वो ऐसी चीज़ें मत बेचो प्लीज़। बोलो जो हाँ जो हो सकता है, हाँ अगर आप जेन्युइनली कुछ कर सकते हो तो हाँ 1 साल में अगर ये आप फॉलो करते हो तो 1 साल में हो सकता है, तब मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है कंपेयर टू ये जो एक हफ्ते का बोल देते हैं। ठीक है, और टाइमलाइन नहीं दो ना, आप उनको वो बता दो कि फॉर एग्जांपल मैंने इनको 5 रूल बता दिए। अब भाई आप 5 रूल आप 1 दिन में सीख लो, आप दूसरे दिन पैसे कमाओगे। आप 10 साल तक नहीं सीखोगे, 10 साल तक पैसे नहीं कमाओगे। आपको जो एक प्रोसेस है, हर चीज़ की एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस में, आप फॉर एग्जांपल बॉडी है, उसने सिखा दिया कि आपको इतनी कैलोरी लेनी है और इतनी कैलोरी बर्न करनी है, तो आपको एट द एंड अगर आपको इतने किलो का होना है तो आपको इतनी कैलोरी उस टाइम तक लेनी होगी हर दिन के हिसाब से, और हर दिन इतनी कैलोरी। तो मतलब आप प्रोसेस नहीं समझाते, ये लोग डायरेक्टली सपना बेच देते हैं, सपना बेच देते हैं। वही ये इसके ऊपर ही तो काफी बवाल हो रहा है कि लोग है ना सिर्फ सपना बेचना स्टार्ट कर रहे हैं कि आप है ना ये ले लो कोर्स और आपके पास फरारी गाड़ी आ जाएगी, आपके पास ये बंगला आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। वो मतलब इतना एग्जैजरेट कर दिया ना लोगों ने कि यार ठीक है, सब नहीं देखे भी समझ में आ जाता है। तो मैंने इसमें भी मजा लिया था, मैंने एक ऐड बनाया था कि 18 साल की उम्र में मैंने 2 कार ले ली, एक बड़ा सा ऑफिस ले लिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा कोर्स ले लोगे तो आप भी ले लोगे। बट अगर आप फेसबुक ऐड सीखना चाहते हो तो एक अच्छी वे में, मतलब लोगों को एजुकेट भी करा कि अगर आपको एक इस तरीके ऐड दिख रहे हैं, भले ही आप मेरा कोर्स लो ना लो, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये सीख लोगे या फिर आपके पास भी ये चीज आ जाएगी। बट एक्चुअल में आपको स्किल सीखनी है, वो सिखा रहे हैं। कोई भी XYZ बंदा है, अगर फरारी वाला बंदा भी, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पॉजिटिवनेस आप मतलब एक एब्जॉर्वर बन जाओ कि, और एब्जॉर्वर भी बहुत अच्छी एनर्जी के। हर एक इंसान, कोई भी, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे में भी बहुत सारी खराब आदतें होंगी, हर एक इंसान में खराब आदतें हैं। आप सिर्फ पॉजिटिव लेना लो ना, उससे चालू करो। आप अगर किसी से भी पॉजिटिव चीज ले लो, अगर आप पॉजिटिव चीज ले रहे हो, आप दुनिया के पॉजिटिव इंसान बन गए, और जब आप पॉजिटिव इंसान बन गए सब लोग आपसे मिलने आएंगे। राइट।
मेरे हिसाब से तुम्हारी, जिस हिसाब से तुम्हारी उम्र है उस हिसाब से तुम्हारी सोच काफ़ी और मैच्योर्ड है और काफ़ी वाइस हो तुम जो बातें कर रहे हो। 19 साल की एज में मेरे को ये सब ज़्यादा इतना कुछ पता ही नहीं था। मैं तो, मेरे को लगता है 23, 24, 25 साल में जाके मैंने आपकी बुक का वो है, आपकी बुक की समरीज इसलिए हमारी थिंकिंग काफ़ी मिलती जुलती है। मुझे ऐसा लगता है ना, तुम्हारी थिंकिंग मेरी थिंकिंग काफ़ी मिलती है। जो ऐड बनाने का ना तुमने बोला ना, ऐड वाला, मैं भी सोच रहा था कि यार मैं ना ऐसा ऐड बनाऊंगा ना, मैं तो ऐसा ऐड बनाऊंगा, और तुमने वो चीज़ बना के रखे हो। तो अच्छा है, अपनी थिंकिंग काफ़ी मिलती है। सही है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है ये तो 2 एपिसोड का बन गया हमारे पास एक पॉडकास्ट, और लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी हम चाहिए तो और भी बात कर सकते हैं। बहुत वैल्यू है तुम्हारे पास देने के लिए। और है मेरे पास 7-8 साल, मतलब दिन रात पड़े हुए हैं। मतलब अभी भी वो 7-8 साल जो मेरे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि दिन दिन थे। मैं 11th क्लास का मैं बताता हूँ, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को स्कूल जा रहा था, तो स्कूल में मेरा मतलब टीचर्स को पता था ये बंदा सोने आया है, तो मैं पीछे जाता था, सो जाता था। उस टाइम तक थोड़ा सा नाम हो गया था, मतलब वो यूट्यूब कर रहा था, तो थोड़ा सा टीचर्स जानते थे, थोड़ा सा तवज्जो मिलती थी। तो मैं स्कूल में जाके सो रहा हूँ। स्कूल के बाद मेरी कोचिंग रहती थी, तो मैं कोचिंग जा रहा हूँ। कोचिंग से आने के बाद खाना पिया करा। रात को जो टाइम है, रात को पूरा मैं अपने बिजनेस में दे रहा हूँ, अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में दे रहा हूँ। तो 11th और 12th मेरी ऐसी निकली है कि सोया तो मतलब बहुत कम ही हूँ। तो अभी भी मतलब अभी भी बहुत अच्छा एक टाइम चल गया ना, तो अभी भी एक सब कुछ है, बट तब भी सोना नसीब में नहीं है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो अभी इंदौर में इवेंट था, तो इंदौर में इवेंट जा रहा था, तो मुझे पता था रील शूट नहीं हो पाएगी, तो हम पूरी रात रील शूट कर रहे थे जिससे बैकअप बना रहे। इंदौर के इवेंट में चले गए, तो इंदौर के इवेंट में क्या क्या बोलना है। इंदौर के बाद फिर वहीं से एक कॉलेज का इन्विटेशन आ गया, तो कॉलेज में भी जा रहे हैं। कॉलेज के बाद फिर जो इवेंट है उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें मैं एज ए कंसल्टेंट भी हूँ। तो क्या क्या इनसे हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो हम रात को स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह मेरी फ्लाइट है, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट अटेंड कर रहा हूँ, तो 1 घंटे फ्लाइट में सोया हूँ। फिर उसके बाद कैब में हो गया, तो बेंगलोर से घर आने में, बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो वहाँ पे सो गया। फिर यहाँ पे भी आ गया, तो मैंने जस्ट आपको सुबह मैसेज करा, भाई आज अपन 5 बजे, तो उसमें भी मैं दोपहर में चला गया। तो अब जाके मतलब आप बोलो कि 24 से ज़्यादा घंटों के बाद अब मैं रात को सोऊंगा। अभी भी कुछ शूट वूट करना है, शूट निपटाने के बाद रात को आराम से सोऊंगा। तो करीब 30 घंटे वाला हो गया, कि 30 घंटे बाद भी तो दिख रहा होगा थोड़ा सा, मतलब आपको तो नहीं दिख रहा अभी कैमरे में, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, बट मैंने ट्राई करा 100% फ्रेश दिखूंगा। नहीं यार, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, और उसके तुमको रिजल्ट्स भी पक्का मिल ही रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। बस अभी तो चलो तुम यंग हो, मैं 19, 20 में लगता है 20s का भी जो तुम्हारा टाइम आने वाला है उसमें भी तुम्हारी एनर्जी ऐसी रहेगी, और नींद थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ होगी, तो कोई इशू नहीं है। अभी 19 की एज में तुमने अगर इतना सारी चीज़ें अचीव कर ली, तो मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें मुझे यहाँ पे सीखने मिली। मैं तो ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर तुम लोगों के पास भी कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो भी ज़रूर पूछना। मैं नेक्स्ट टाइम वापस से भाई के साथ कर लूँगा। आर्यन भाई के पास काफ़ी सारी नॉलेज है मुझे लग रहा है, और नेक्स्ट टाइम हम फिजिकल भी कर सकते हैं। कभी मेरा बैंगलोर आना हुआ, या भाई तुम्हारा कभी मुंबई आना हुआ, तो बताना, हम लोग मिलके भी ज़रूर शूट करेंगे। मेरे को लगता है अभी ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग बातें हैं जो और करी जा सकती है। और अभी तो मतलब हमारा ऐसा सेशन था कि हम फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अभी अब नेक्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो हम थोड़ा इंटरेक्ट करके क्या क्या पॉइंट्स है वो भी कर सकते हैं, पॉइंट्स निकलेंगे, तो वो वाला जरूर। मेरे को लगता है अभी के लिए तो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की। मैंने खूब सारे नोट्स बना के रखा हूँ, देख लिया हूँ कि ये चीज़ें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई भाई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच भाई, आपने इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू भाई, इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा गया। मेरे को पता नहीं था, तुम्हारी स्टोरी भी नहीं पता थी, और अच्छा हुआ ये अभी पहली बार ही मैंने तुम्हारे मुंह से ये स्टोरी यहीं पे सुन लिया, तो और अच्छा फील हुआ। कांग्रेट्स, आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसी लोगों को इंस्पायर करते रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बस अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, और मिलता है फिर जल्दी मिलता है, ठीक है ऑडियंस, मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग ऑन DBC। थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय। सब लोग अच्छे कमेंट्स करें, क्वेश्चंस पूछें। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ये नॉलेज और लोगों तक आर्यन भाई की ना, आर्यन भाई के मैं सारे लिंक्स इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो भी आर्यन भाई को जाके फॉलो करो, उनका फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी जो भी चीज़ें है सब मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स डाल दूंगा, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करना।